नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास खून का बदला खून। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। नेटा ने बता दिया था कि जेनिस अपने किए पर बहुत पछताई थी और उसे यह भी पता लग गया था कि मिलेन ने मेरी ये दुर्गति बनाई थी, केवल इसलिए कि मैं जेनिस के लिए 20,000 में नहीं बिका था। नेटा ने उसे यकीन दिलवा दिया था कि प्लास्टिक सर्जरी से फिर मैं सुंदर युवक बन जाऊंगा। जेनिस मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं कब मैक्सिको से लौटूंगा। कुछ भी हो, वो मुझे प्यार करती थी और दिल से किया गया प्यार आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। मैंने जो कुछ भी किया था वो जेनिस को प्राप्त करने के लिए किया था। एक एक करके मुझे सारी बातें याद आती चली गई। मैं कितना बदल चुका था। मैंने 3 हत्याएं की थी। अब मैंने सोच लिया था कि मेरी जिंदगी के सारे रास्ते खुल गए हैं। मैं शिकागो छोड़ दूंगा, किसी दूसरे शहर में जेनिस के साथ जीवन गुजारूंगा और जहां तक नेटा का सवाल है, उसे कुछ धन देकर विदा कर दूंगा। मेरे जीवन के सभी रहस्य नेटा जानती थी, इसलिए मेरा हमेशा के लिए उसे दूर हो जाना बेहतर था। मैं अपने मकान पर पहुंचा। मैंने गैराज में ही पहले से एक गड्ढा खोद रखा था। एक गुप्त खाना बना लिया था ताकि दौलत उसमें छिपाई जा सके। मैंने नोटों की गड्ढियों पर हाथ फुराया। उसे देखकर मेरी आंखें चमक रही थी। उन्हें चूमा और फिर सारी रकम उस गड्ढे में डाल दी। उसे अच्छी प्रकार बंद किया, फिर वैन उसके ऊपर खड़ी कर दी। मैंने गैराज को लॉक किया। अब मैं बाहर आ गया। मैं जेनिस से मिलने के लिए उतावला हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगले कार्य के लिए एक क्षण भी देर नहीं होनी चाहिए। मैं चल पड़ा नेटा के फ्लैट की ओर। मुझे नेटा ने बताया था कि आजकल वो एल्विन के साथ उसके फ्लैट पर रहती है और उसके फ्लैट को जेनिस इस्तेमाल करती है। वो अकेली फ्लैट में नौकरानी के साथ रह रही है। मैं टैक्सी की ओर चल पड़ा। अभी रात के 11 बजे थे। मैं उस इमारत के सामने उतरा। विशाल 10 मंजिली इमारत, इसी में नेटा का फ्लैट था। एलिवेटर की सहायता से मैं 8वीं मंजिल पर पहुंचा। जब मैं फ्लैट के सामने पहुंचा तो फ्लैट लॉक पाया। उस पर आउट की स्लिप लगी थी। क्या जेनिस कहीं घूमने गई है? शायद लौटती होगी। काफी दिन पहले सुविधा के लिए मैंने नेटा के फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी। इसका पता नेटा को भी नहीं था। न जाने किस कारणवश ऐसा किया था, मुझे याद नहीं आ रहा था। बहरहाल अब क्या याद करना। मैंने उसी डुप्लीकेट से ताला खोला। सोचा फ्लैट से ही जेनिस का इंतजार करूंगा। जब वो आएगी तो अचंभित कर दूंगा। फिर वो दौड़कर मुझसे उसी दिन की तरह लिपट पड़ेगी। मुझे आउट की स्लिप भी नहीं हटानी चाहिए। अब मैं अंदर था। दरवाज़ा फिर से लॉक हो गया था। मैंने ड्राइंग रूम पार किया। डाइनिंग रूम में पहुंचा। मुझे कुछ भूख लगाई थी। मैंने फ्रिज खोला और उसमें से कुछ सामान निकालकर ड्राई मार्टिनी तैयार किए। उसके बाद ये सब सामान लेकर मैं बेडरूम में चला गया। नेटा के पास 2 बेडरूम थे, एक उसका निजी, दूसरा गेस्ट के लिए। मैं उसके निजी बेडरूम में पहुंचा। इस फ्लैट की कोई भी वस्तु मेरे लिए नई नहीं थी। मैंने स्टूल पर खाने पीने की वस्तुएं रखी और टीवी ऑन कर दिया। टीवी पर टेनिस का मैच दिखाया जा रहा था। मैं मन बहलाता रहा, खाता पीता रहा। उसके बाद टीवी पर प्रसारित समाचार सुनने लगा। मैं आश्चर्य से टीवी को देखने लगा। मॉरिस का इंटरव्यू आ रहा था। यह इंटरव्यू ब्लड क्रॉस के बारे में आ रहा था। आपके पुलिस विभाग ने क्या किया? क्या वो हत्यारा यूं ही घूमता रहेगा? मॉरिस गंभीर और उदास सा लग रहा था। नहीं, वो पकड़ा जाएगा, अचानक मॉरिस ने कहा। मुझे उस पर हंसी आई और मैंने होंठ से कोड़कर सीटी बजाई। ये किस आधार पर कहते हैं आप? आज की रात या कल का दिन, बस उसके बाद वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। जहां तक किसी भी हत्यारे का प्रश्न है, वो कितना ही बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, उससे कोई ना कोई भूल हो जाती है। उसे याद नहीं कि वो कहाँ गलती खा बैठा, परंतु वो एक्सपर्ट नहीं, वो एक साधारण व्यक्ति है। आज पुलिस उसका आर्टिफिशियल चेहरा तैयार कर ही लेगी। बाकी पुलिस सीक्रेट है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता।
मैं उसके इस स्टेटमेंट पर चौंक सा पड़ा। मैं मॉरिस की आदत जानता था। जब वो चैलेंज के साथ कोई बात कहता था तो यकीनन वो सच साबित होती थी। उसे वो कर दिखाता था। तो क्या सचमुच मुझसे भूल हो गई? कहाँ भूल हुई मुझसे? किसने देखा मुझे? तेजी के साथ मैं शुरू से लेकर अंत तक हर घटना के बारे में सोचने लगा और सहसा मैं उछल पड़ा। ओह गॉड, मैं पहले ये बात क्यों भूल गया? मुझे पहले याद क्यों नहीं आया? मैं अपने आप को इतना चतुर क्यों समझ बैठा? मॉरिस तो उस हालत में कभी भी मुझ तक पहुंच सकता है। लेकिन वो कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। मैं उस मामूली घटना से अपराधी साबित नहीं हो सकता। ये सोचकर मैंने अपने दिल को मजबूत किया और फिर ये कोई आवश्यक भी नहीं कि जो मैंने सोचा है वही हुआ हो। मैंने टीवी बंद कर दिया। उसी क्षण मैंने बाहर आहट सुनी। मैंने बेडरूम की रोशनी बुझा दी। जैनिस आ रही थी शायद। द्वार खोलने की आवाज, फिर स्विच की ध्वनि और सहसा मैं बेड पर ही उछल पड़ा। मुझे एक पुरुष स्वर सुनाई दिया। नेटा डार्लिंग, इस बार हमें दोबारा इस प्लान पर डिस्कस करना होगा। ये आवाज एल्विन की थी, 100% एल्विन की। तो क्या एल्विन नेटा के साथ यहां आया है? मगर यहां क्यों? और वो किस प्लान पर डिस्कस करना चाहता है? मैंने तुरंत भारी पर्दे की आड़ ली। मेरी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। अब छिपकर उनकी बातें सुनना आवश्यक हो गया था। कुछ देर बाद ही वो बातें करते करते बेडरूम में आ गए थे। एली डियर, तुम मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन उसके पास $1,00,000 है। क्या पता वो उसी को लेकर भाग निकले। हॉल ऐसा नहीं करेगा, नेटा ने कहा। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। तुमने क्या इंतजाम किया है इस बारे में? सुनो एली, मैंने उसके सामने लंबा चारा डाला है और कल मैं उससे वो $1,00,000 ले लूंगी। उसके बाद वो हर प्रकार से मेरी मुट्ठी में है। मेरा प्लान कभी गलत नहीं होता। मैं कल ही उसे संकेत कर दूंगी कि सिर्फ मैं जानती हूं उसने क्या किया। जो बातें उसने उस रात मुझे हम बिस्तर बनाते हुए कही थी वो भी टेप है। मैंने टेप में से अपनी आवाज़ काट दी है। जहाँ जहाँ उसने मेरा नाम लिया था वो भी काट दिया है। अब वो कभी भी मेरी मुट्ठी से नहीं निकलेगा। वो जेनिस से विवाह करेगा और जेनिस से किसी भी तरह दौलत अपने नाम करवाएगा। जेनिस ऐसे करेगी क्योंकि वो हॉल से बेहद प्यार करती है, उस पर पूरा भरोसा करती है। उसके बाद जेनिस की मौत एक्सीडेंटली होगी और हॉल मुझसे विवाह कर लेगा। इस पूरी योजना में 1 साल तो लगेगा ही। जब हॉल मुझसे विवाह करेगा तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए विवश होगा और उसके बाद हॉल हमेशा के लिए जेनिस के पास पहुंच जाएगा। तुम्हें कहीं से कमी खटकती है इस योजना में? माय गॉड, मेरा दिमाग चकरा गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जेनिस अपनी दौलत। तुम्हारा दिमाग फीका हो गया है क्या? मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जेनिस के बाप ने हॉल की परीक्षा ली थी कि जेनिस के प्रति कितना वफादार है। मिलेन को उसने इसलिए भेजा था, पर मिलेन स्वयं जेनिस की दौलत हड़पने के चक्कर में था। उसने तो हॉल को अपनी तरफ से कत्ल करवा दिया था, लेकिन हॉल मजबूत इंसान निकला, बच गया। जब जेनिस के पिता को यह पता लगा तो उसने खोजबीन करवाई और मिलेन को दोषी पाकर उसे नौकरी से निकाल दिया। जेनिस बहुत बिगड़ी हुई लड़की है। उसके पिता ये चाहते थे कि मरने से पहले उसे किसी ऐसे विश्वासपात्र युवक के साथ कर दिया जाए जो जेनिस के प्रति वफादार हो और दौलत का भूखा ना हो। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।